हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य पे चर्चा करेंगे। तो फिर वही कहानी के माध्यम से जो पाठ में चर्चा की गई है, तो कहानी में इंगित कर दिया जाता है। तो देखते हैं, अरविंद राजा बना। अब कोई लड़का है स्कूल में, अरविंद, वो किसी हो सकता है नाटक वगैरह में वो राजा बना हो। तो देखते हैं, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वो शाही वेशभूषा में, मूंछों पर ताव देते हुए, रू पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। तो देखते हैं आगे, इसमें इसका उत्तर हमको पाठ में ही मिल जाएगा। तो देखिए क्या बताती है हमें प्रशस्तियाँ। तो प्रशस्ति के बारे में पढ़े हैं। तो प्रशस्ति वो होती है जो कि राजाओं की प्रशंसा में उनके दरबारी कवियों के द्वारा लिखी जाती है। तो देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध राजा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिश्चंद्र द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। तो समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था, उसके बारे में हमको सूचना अशोक के स्तंभ में, जो इस समय इलाहाबाद में अकबर द्वारा बनवाए गए किले में है। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो उसी में जो है अशोक का भी अभिलेख है, क्योंकि वो स्तंभ अशोक का है ही, तो अशोक का अभिलेख है। उस पे समुद्रगुप्त के बारे में भी है और उस पर जहांगीर का भी लेख है और बीरबल का नाम भी उसमें मिलता है। तो ये समुद्रगुप्त की पर्याप्त प्रशस्ति में इतने अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ये बताते हैं कि ये स्तंभ पहले कौशाम्बी में था। अकबर के समय में जहांगीर के द्वारा उसको इलाहाबाद लाया गया था। तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते। तो हमने कहा कि जो प्रशंसा में, राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी, वो प्रशस्ति है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। ठीक, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो ये जो प्रशस्ति है, ये गद्य और पद्य में है, जो इसको चंपू शैली आप कहते हैं। तो जो गद्य पद्य में लिखी जाती है उसी को चंपू शैली कहते हैं। अब देखिए, समुद्रगुप्त प्रशस्ति में देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही वाक्यांश दिया गया है। तो आगे देखिए, कोई वाक्यांश दिया गया है जो है, योद्धा समुदाय। देखिए, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण यह अत्यंत सुंदर दिखता है। समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, जो उसकी प्रशंसा की गई है। तो देखिए, जो है इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त जो कह रहा था ना, वो लड़का बीड़ा भी बजाने को, तो समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था, इसलिए जो है समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी शासक भी था। अब देखिए, बगल देख लीजिए, बीड़ा बजाने वाला राजा, ये जो बना है क्या सिक्का है, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया। जैसे इसके सिक्कों ने बीड़ा बजाते हुए दिखाया, तो उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ही ली। अब देखिए, अगर तुम मानचित्र 7, तो भी मानचित्र आएगा तो हम लोग भी चर्चा करते हैं। गौर से देखो, पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। श्रेणी 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा, या जो उनके आसपास के इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में शासक थे या उनके समानांतर शासक थे, तो उनको जो पराजित किया गया है और उनके प्रति समुद्रगुप्त के द्वारा क्या नीतियां अपनाई गई, उन्हीं की चर्चा वो करता है। उसको 4 भागों में वो डिवाइड करता है। देखिए, नंबर 1 में
मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला। तो एक बार आप लोग मानचित्र पे आइए, देखिए जो है हरे रंग का जो है वो जो है नंबर 1 है, हरे रंग का जो ये क्षेत्र है ये आर्यावर्त में यहाँ के 9 शासक थे, ठीक। तो इनको समुद्रगुप्त ने हराकर उनको अपने साम्राज्य में मिलाया था। अब देखिए दूसरा नंबर, इसके बाद दक्षिणापथ के नंबर 2 पे, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो ये दूसरे नंबर के जो है दक्षिण भारत में जो है 12 शासकों को उसने हराया था और उनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, जिसको हराकर उन अपने अधीन कर लिया था। नंबर 3 पे आइए, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से। अब देखिए जो बैगनी रंग से कलर किया गया है वो जो पड़ोसी देश के राजा हैं जो समुद्रगुप्त के, उसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो ये देखिए जो समुद्र अफगानिस्तान वगैरह शक मुरुंड जो ये थे, ये उनके ये राजा थे जो सीमावर्ती थे, तटवर्ती राजा थे, जिसमें असम, बंगाल, नेपाल आदि आते थे। चौथे में देखिए बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के, इसमें श्रीलंका, हाँ तो सॉरी इसमें कुषाण हमने 3 नंबर में बता दिया था, लेकिन नहीं, चौथे में कुषाण है तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। तो आप लोग मानचित्र में देख लीजिएगा ये चारों कैटेगरी के राजा जो समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किए गए थे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, विक्रम संवत, ये नीले रंग का बॉक्स है, विक्रम संवत के बारे में कह रहा था। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, जो गुप्त वंश का एक महान शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके द्वारा ये शुरुआत की गई और शकों के विजय के उपलक्ष्य में, और ये 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ माना जाता है। अब वंशावलियों की विषय चर्चा करते हैं। देखिए वंशावलियाँ के अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पर पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी। अब देखिए समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम, और उसकी पत्नी कौन थी? कुमार देवी। देखिए सबसे पहला जो श्रीगुप्त था इस वंश का शासक, फिर घटवत कच्छ था, फिर चंद्रगुप्त प्रथम था, फिर समुद्रगुप्त। बीच में बताते हैं समुद्रगुप्त से पहले कोई काच नामक भी एक राजा हुआ था, जिसके सिक्कों से उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, हालांकि बहुत अधिक जानकारी उसके विषय में नहीं प्राप्त होती है। तो देखिए पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे। इन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो आप जान जाइए कि महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम की थी। इनको चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक, जो बड़ा बढ़िया शासक था, जो यशस्वी सम्राट था। समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। तो महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक से उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे इस वंश के विषय में, अध्याय 10 में बताया जा रहा है। अब आते हैं कि हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब देखिए गुप्त वंश के बाद हम जिस वंश को पढ़ेंगे वो थानेश्वर का वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश भी इसको कहते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि
बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो देखिए इनके विषय में इनकी जीवनी कौन सी है, हर्षचरित, जिसको उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीन यात्री स्वयं सांग, या जिसको आप ह्वेन सांग कहते हैं, जिनके बारे में हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। अब देखिए हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। थानेश्वर इसकी राजधानी थी, जो पंजाब हरियाणा के आसपास है। और इसके विषय में सूचना ह्वेन के विवरण से भी मिलती है। हर्षचरित के साथ साथ ही और बताया जाता है हर्षवर्धन ने भी 3 नाटकों की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली और एक और है। तो देखिए हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक जो शशांक था, ये गौड़ शासक ने उन्हें मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। यह हर्षवर्धन के बारे में कहा जा रहा है। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। अब हम पढ़ेंगे जो है पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इससे पहले हम बता दें कि जब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ है उसके विषय में हमको सोचना जो है ऐहोल अभिलेख से, जो कर्नाटक के मेगुती मंदिर में है, जो एक जैन मंदिर है, वहाँ जो है वहीं से मिलती है। इसमें बताया गया है कि हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और इसी अभिलेख से हमको महाभारत की तिथि भी निर्धारित करने की सूचना मिलती है। और इस अभिलेख की जो समय 634 ईस्वी माना गया है। अब देखिए पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय प्रशस्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। तो पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम या कांची, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, जो कि कर्नाटक में है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। अभी आपको पता है ऐहोल के मंदिर के समूहों को जो है विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहे थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो इनके दरबारी कवि रविकीर्ति जिनकी प्रशस्ति है, तो हमने बताया वो ऐहोल अभिलेख जो खुदा हुआ है वो इन्हीं की प्रशस्ति है, जो कर्नाटक के मेगुती मंदिर में है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य स्थापित या यह राज्य मिला था, जो उनके चाचा का नाम मंगलेश था। ठीक, अब आगे चलते हैं। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो कक्षा 7 में हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए पुलकेशिन के बारे में हमको सूचना कहाँ से मिले, तो रविकीर्ति की जो प्रशस्ति है उससे मिल रही है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, अब हम प्रशासन के बारे में आते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। तो कर का महत्वपूर्ण जरिया भूमि कर ही था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गया था। बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। इसको न्यायाधीश आप कह सकते हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिश्चंद्र एक महादंडनायक होने के साथ साथ
कुमारा माँ तथा एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संघ विग्रह के अधिक युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो इस प्रकार देखिए, पद आनुवांशिक होने के साथ साथ एक ही व्यक्ति कई पदों को भी सुशोभित करता था। जैसे आज के समय में एक ही नेता के पास 2, 3, 4 विभाग होते हैं। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपियों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो देखिए, व्यापारियों के समूह को सार्थवाह कहा जाता था। और श्रेणी जो हमने पिछले अध्याय में थी कि ये बैंकन का भी कार्य करती थी, अर्थव्यवस्था के मजबूत केंद्र थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये सामंतवादी व्यवस्था की ओर इंगित कर रहा है। एक नए प्रकार की सेना, अब देखते हैं इसमें क्या हमको देखने को मिलेगा। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक, बदले से इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वो इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो अब देखिए, सामंती व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो बता रहे हैं कि राजा कुछ व्यक्तियों को भूमि दान दे देते थे, तो जिनकी थोड़ा बहुत स्थिति अच्छी या शक्तिशाली होती थी, तो उनको नियमित वेतन न देकर भूमि दान ही दे दिया जाता था। और वो भूमि से जो उसको कर मिलता था, वो उस राजा को देता था। साथ ही वो स्थानीय तौर पर वो सेना भी रख लेता था, जो समय समय पर राजा को आवश्यकता पड़ने पर वो सेना मुहैया करवाता था। और जब राजा दुर्बल होते थे, तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते या स्वतंत्र भूमिका निभाने की कोशिश करते थे। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं, देखते दक्षिण के राज्यों में सभाओं का क्या रोल था। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिन्हें सभा कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन तो सभा हो गया। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही जाती थी। तो देखिए, जहाँ सभा दो प्रकार की हो गई, एक सभा और उर। तो सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, और जहां ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां पर ये उर नामक ग्राम सभा होती थी। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी। तो इन पर किन किन का वर्चस्व था, तो ये भी हमको देखने को मिला। अब देखिए, उस जमाने में आम लोगों की क्या स्थिति थी उस समय में, देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, देखिए, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अब देखिए, ये गुप्त काल के प्रमुख कवि थे जो है कालिदास, और इनको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके 9 रत्नों में से एक थे। अब बताया गया है कि जो राजा थे और ब्राह्मण थे, वो लोग संस्कृत बोलते थे, और जो महिलाएं और शूद्र होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। तो कहीं ना कहीं असमानता की यहाँ बात हमको दिख रही है, और यही कहीं ना कहीं गुप्त काल के स्वर्ण की परिकल्पना पर का खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। अब ये कुछ कहानी इसमें बताने का प्रयास किया, जो देख लेते हैं।
एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उससे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश और उन्हें मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस और द्वारपाल मछुआरे से इस इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता, क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ। अब देखिए, इस कहानी में यही बताने का प्रयास किया गया है कि उस समय कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लोप था, जो आज एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब देखिए, चीनी यात्री फासियान या फाहियान जिसको आप कहते हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ये मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताता है और ये चंडालों के होने की बात करता है और कहता है गुप्त काल में आर्थिक उन्नति के साथ कौड़ियों का इस्तेमाल होने लगा था। तो आगे देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान या फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, जिनको भी हमने चंडाल बताया। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे, या आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। तो कहीं ना कहीं उस समय की सामाजिक स्थिति का भी वर्णन कर रहा है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का सजीव चित्रण किया गया है। तो अब देखिए, फांसियान भी उस समय की जो उस समय के अछूत लोग थे, दलित लोग थे, उनकी स्थिति किस प्रकार बद से बदतर थी, उनका भी ये वर्णन करता है। ये कहानी कुछ दी गई है, देख लेते हैं। राजा की सेना के बारे में कुछ बताया गया है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। ये नगाड़े, बिगुल तथा तुरही ये जब होते थे, लगभग लगभग आप जान रहे हैं कि युद्ध के समय भी इनको बजाया जाता, जब युद्ध की शुरुआत होती थी। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई जानवर उनके सामने रख सके, पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों झोपड़ियां हाथी को चल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो देखिए, राजा जब कहीं जाते थे, कहीं यात्रा पे जाते थे या किसी अन्य काम से, तो उनके साथ क्या क्या होता था, क्या क्या चलते थे, उसका गांव वालों के आम जीवन पर या व्यापारियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता था या क्या नुकसान उठाना पड़ता था, तो इसके विषय में चर्चा की गई है। तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। हम लोग अब एक किताब में लेकर 10 अध्याय थे, तो 9 अध्याय हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। इसमें से कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है, वे एक अध्याय और बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्लास 7 पे आएंगे, तो ये क्लास और है। तो तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।